काम भी कर दिया। बाद में आप फिल्म देखते हैं, कहते हैं यार ये फिल्म तो कुछ बनी नहीं है। क्रिस इवांस के किए हुए एक्टिंग के का थोड़ा सा हिस्सा आप लेते हैं। हे गाइस, तो क्या हाल है सभी की। आपका भाई वापस आ गया है और आप सभी का दिल से स्वागत है अभिजीत सेलिब्रिटी पॉडकास्ट में। सो यस, आज जो हमारे गेस्ट है उनका नाम है जॉय सेन गुप्ता। इनको आपने बहुत सारे फिल्मों में, बहुत सारे सीरियल्स में देखे होंगे। एंड इनका जो डेब्यू फिल्म था 1084 की माँ, जिसमें इन्होंने एज ए लीड पैर अनुपम खेर सर के साथ और जया जी के साथ इन्होंने लीड रोल प्ले किया था। सो उसके बाद इन्होंने एक जोरदार छाप छोड़ा बॉलीवुड में। प्लस इस वीडियो में आपको ये भी जानने को मिलेगा कि इन्होंने डबिंग इंडस्ट्री में कैसे कदम रखा और वहाँ पे एक बड़ा नाम इन्होंने कैसे बनाया अपना खुद का। तो चलो शुरू करते हैं ये शानदार इंटरव्यू और होपफुली आप लोग एंजॉय करोगे। सर, सबसे पहले ठीक। थोड़ा रिवाइंड करते हैं इसको और आपके पहली पिक्चर जो थी 1084 की माँ, उस पे आते हैं सर। सो जी। आपने स्क्रीन शेयर किया था सर अनुपम खेर सर के साथ और जया जी के साथ एज ए लीड पैर। जी। तो सर जी। उसके बैकग्राउंड के बारे में बताइए सर कि क्या था वो फिल्म, आपको कैसे मिली। आई नो वी आर यू आर फ्रॉम थिएटर, और थिएटर का कितना योगदान रहा वो फिल्म मिलने के लिए, और ऑन द सेट एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर कीजिए सर। मेरे जिंदगी में हर चीज की शुरुआत जो है वो थिएटर से है। उसका एकमात्र कारण यह है कि नाटक जो है वो अभिनेता का अपना मीडियम होता है। राइट। बाकी जो मीडियम है वो कोई मीडियम डायरेक्टर का है, कोई मीडियम प्रोड्यूसर का है, कोई मीडियम राइटर का है, और बहुत सारे तमाम मीडियम जो है बाजार का है, मार्केट का है। राइट। थिएटर एकमात्र मीडियम है जो अभिनेता का अपना मीडियम है। राइट। मसलन कि तुम और तुम्हारे दोस्त मिलके अगर कुछ कहना चाहो, करना चाहो, तो कर सकते हो, बिना किसी बाजार या बिना किसी प्रोड्यूसर के। तुम राइट। लोग एक नाटक उठा सकते हो, राइट। नाटक नहीं है तो कुछ इम्प्रोवाइज कर सकते हो, राइट। और कोई स्पेस नहीं है तो सड़क पे कर सकते हो, नुक्कड़ पे कर सकते हो, किसी के ड्राइंग रूम में कर सकते हो, लेकिन कर सकते हो। राइट। अपने आप को एक्सप्रेस, अपने आप को व्यक्त करने की जो क्षमता थिएटर अभिनेता को देता है, वो दूसरे मीडियम्स नहीं देते। दूसरे मीडियम्स में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? दूसरे मीडियम्स में बाजार सबसे पहले आ जाता है। कौन कितना चलता है, कौन कितना नहीं चलता है, कौन कितना नोन है, कौन कितना अननोन है। आपका थोबड़ा बहुत कुछ बोलता है दूसरे मीडियम में, क्योंकि वो कैमरा का मीडियम है। तो थोबड़े में बहुत कुछ डिपेंड करता है, आप किस तरह से दिखते हो, क्या कैरेक्टर में लुक वाइज फिट करते हो या नहीं करते हो, फला ढिमका बहुत सारी चीजें आ जाती है। यस। उसके बाद आ जाता है कि डायरेक्शन का पूरा खेल आ जाता है, क्योंकि सिनेमा या कैमरे में जो कैमरा देखता है वही सब कुछ है। राइट। तो इसलिए कैमरे में क्या दिखेगा, क्या नहीं दिखेगा, शॉट होने के बाद कितना रहेगा, कितना नहीं रहेगा, फला ढिमका बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। थिएटर में ये तमाम चीजें नहीं होती हैं। नाटक में बस आप होते हो और आपकी ऑडियंस होती है, और दोनों के बीच में कोई नहीं। राइट। आप ऑडियंस से जुड़ते हो, ऑडियंस से बात करते हो, ऑडियंस को प्रभावित करते हो, ऑडियंस की ताली बटरते हो उसी वक्त, या राइट। गाली बटरते हो उसी वक्त। हम्म। सिनेमा वगैरह में बहुत बाद में पता चलता है कि कोई फिल्म आपने बनाई, बहुत शिद्दत से बनाई, बहुत मेहनत से बनाई, लेकिन वो किसी कारण चली नहीं या लोग देखने नहीं गए, तो लोगों को पता ही नहीं है कि लोग आपसे जुड़ ही नहीं पाए। शायद आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन लोग आपसे जुड़ नहीं पाए। थिएटर में अगर 50 लोग भी देख रहे हैं ना, वो 50 लोग कम से कम आपसे डायरेक्टली जुड़ रहे हैं, और डायरेक्टली उसी वक्त आपको अभिनंदन देंगे कि ऑन द स्पॉट वाह, रिएक्शन रहता है उनका। क्या बात, ऑन द स्पॉट आपको वो है। तो ये जो वार्तालाप होता है, ये जो कम्युनिकेशन या ये जो रिश्ता बनता है थिएटर से, ये एक एक्टर को, एक्टर की जिंदगी, इसी से उसको अपना जीवन दान मिलता है। ठीक है। तो वो मशक्कत जो आपको दूसरे मीडिया में करनी पड़ती है, वो मशक्कत थिएटर में अलग मशक्कत है। इस थिएटर में मशक्कत है, आप अपने अभिनय को कितना बेहतर कर सकते हो, कितना उसको कितना डेवलप कर सकते हो कि आप ऑडियंस को पकड़ दो। जब आप परफॉर्म करो थिएटर में, तो ऑडियंस की सारी निगाह, सब अटेंशन आप कैसे पकड़ दो, वो आपके अभिनय कला में निर्भर करती है। सिनेमा टीवी वगैरह में एडिटिंग आ जाता है, बैकग्राउंड म्यूजिक आ जाता है, खूबसूरती और बहुत सारी चीजें, सेट्स और ये सब आ जाते हैं, तो कहीं आपका अभिनय ढक भी सकता है।
आपने अगर अच्छा परफॉर्म नहीं किया है कोई बात नहीं, उसको कहीं ना कहीं वो कवर कर देंगे, किसी और का शॉट लगा देंगे। आप राइट। बोल रहे हो, रिएक्शन किसी और का हो जाएगा, या लॉन्ग शॉट लगा देंगे, या कुछ एक स्लो मोशन बना देंगे, लगेगा आप कितने प्यार से चल रहे हो स्लो मोशन में, बड़ा इंप्रेसिव लगेगा। वैसे हो सकता है कि आपकी वॉक में कोई इंप्रेसिव कुछ चीज हो ही ना। हम्म। तो सिनेमा वगैरह में ये पॉसिबल है कि आपको या तो बड़ा चढ़ा के दिखाए या ढक दे अगर आपका बुरा है। राइट। थिएटर में आप सीधी भाषा में कहे तो बिल्कुल नंगे होते हो, आपको ढकने के लिए कुछ नहीं होता, आमने सामने होते हो, पता चल जाता। राइट। ठीक है ना। तो मैंने जो कुछ भी सीखा है वो थिएटर से सीखा है। थिएटर से मैं अपने, जिसे कहते हैं, अपने आप को सशक्त करता रहता हूं, अभी भी करता हूं। इतने साल हो गए, 30 साल से ऊपर हो गए, अभी भी थिएटर करता हूँ, अभी भी मैं टूर करता हूँ, अभी भी मैं दुनिया के मुख्तलिफ जगह में जाके परफॉर्म करता हूँ। क्योंकि वो मुझे जो खुशी देती है या वो जो मुझे अप्रिसिएशन डायरेक्टली देती है, सेटिस्फेक्शन देती है, वो दूसरे मीडियम नहीं देती। तो मैं ये भूमिका इसलिए मैंने बांधा है क्योंकि मेरा सब कुछ यहाँ से है। बाकी एक्टर बहुत सारे लोग हैं जो मुंबई में आते हैं सीधा हीरो बनने के लिए, मैंने वो रास्ता बट नहीं सर, चुना। व्हाट आई बिलीव ना हाँ सर, जो थिएटर आर्टिस्ट होते हैं, वो एक्टर जो बन जी चुके हैं, मैं उनका बात नहीं कर रहा हूँ, बट इन जी जनरल जो थिएटर जी आर्टिस्ट, वो जी वो वक्त को लेकर बहुत पंक्चुअल होते हैं। ये आप मानते हो सर? जी। मैंने आपको हाँ देखा हाँ, है थिएटर सर, में तो आपको डिसिप्लिन ही देखा है, सब मैंने कुछ है। आरिफ जकारिया सर को देखा है। आप आरिफ जकारिया सर को जी जी जानते होंगे, उनको देखा है जी मैंने। जी, बहुत तो अच्छी तरह। आप लोग जो है, आप लोग हमेशा वक्त के बहुत पंक्चुअल है। मैंने आपको पे रिसर्च भी किया है। आज भी जैसे जी जो 8 बजे का टाइम था, आप 8 बजे आ गए हो इंटरव्यू में। जी आरिफ सर को जब टाइम मिला था, आरिफ सर सेम एग्जैक्टली उतने उतने ही बजे आ गए थे। आप लोग पंक्चुअल होते हो। जी बट जो मैं जी नाम तो लेना नहीं चाहूंगा, मैंने बॉलीवुड एक्टर्स के भी जी इंटरव्यूज लिए हैं, बट वो लोग टाइम जी। में नहीं आते सर। नहीं, वो खोता क्या है देखो, हम लोग जो बात कर रहे हैं वो एक सिस्टम की बात कर रहे हैं। थिएटर में सिस्टम क्या होता है कि थिएटर डिसिप्लिन से चलता है, बिना डिसिप्लिन के थिएटर नहीं हो सकता है। 20 जने रिहर्सल के लिए मिलते हैं, हर एक जने का वक्त बहुत कीमती होता है। तो जो टाइम सेट किया होता है हर एक जने को उस टाइम पे आना है, वो 3 घंटे रिहर्सल करनी है, पूरी शिद्दत से करनी ही है। सिनेमा में ऐसा नहीं है। सिनेमा में जो लीड रोल कर रहा है, जिसके ऊपर पैसा लगाया गया है या पूरी फिल्म उसके ऊपर है, वो हो सकता है कि वो लेट उठता, राइट। हो सकता है कि वो उसे लगता हो कि ये फिल्म तो मेरे से बन रही है, मेरे ऊपर बन रही है, तो मैं जो चाहूंगा वैसे ही होगा, मेरे वक्त के हिसाब से होगा। तो वो अपने वक्त के हिसाब से वो आता है, जो भी उसका वक्त। तो पूरी यूनिट भी फिर उसी तरह से चलती है कि फला सर इस टाइम पे आएंगे, तो उससे पहले तो कुछ होगा नहीं। तो धीरे धीरे एक्टर्स का एक डिसिप्लिन उस तरह से हो जाता है कि अरे यार फिल्म में ये चलता है, आप थोड़े लेट भी हो गए तो कोई बात नहीं यार, कल कर लेंगे, आज शॉट नहीं तो कल। नाटक में तो ये होता नहीं है। नाटक में अगर वो रिहर्सल आपने मिस कर दी तो आपने अपने काम का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिस कर दिया है, और आपने 19 लोगों को जो है वेट करवा के आपने उनकी तौहीन की है। ये एक बहुत बड़ी बात है। और शो कभी रुकता नहीं है किसी के लिए, कोई किसी के लिए नहीं रुकता है। शो फिक्स है, 1 साल पहले तो शो फिक्स है, उसमें मेरी शूटिंग आ जाए ना आ जाए, शो मैं नहीं छोड़ सकता। ये जो एक कमिटमेंट और एक डिसिप्लिन आपको थिएटर सिखाती है, वो फिल्मों में नहीं होता है, क्योंकि उसमें एक बजट होता है, उसमें एक अलग अलग बाकी सारी बहुत सारी चीजें होती हैं। खैर, मेरे कहने का ये मतलब ये था कि मैंने वो रास्ता नहीं इख्तियार किया था जो नॉर्मली बहुत सारे लोग करते हैं कि बंबई आ जाओ और फिर हीरो बनने की कोशिश करो। मुझे हीरो बनने का कोई शौक नहीं था, मुझे एक्टर बनने का शौक था, लेकिन वो सिनेमा के बहुत पहले वो शुरू हो चुका था, वो जर्नी, वो दौर। मैंने बाकायदा थिएटर में प्रशिक्षण लिया है, मैंने 3 साल थिएटर की पढ़ाई की है, अभिनय की पढ़ाई की है, मैंने अपने आप को ट्रेन किया है। साथ ही साथ मैं ग्रुप थिएटर करता था, साथ ही साथ मैं स्कूल में बच्चों को थिएटर पढ़ाता था, मैं बच्चों के साथ थिएटर करता था, मैं कॉलेज में डायरेक्ट करता था। तो मेरा जो है ना, ये एक कंटिन्यूअस काम करने का मेरा एक जर्नी रहा है। मैं घर में बैठ के कभी हीरो नहीं बना, या बिना एक्टिंग किए एक्टिंग के बारे में बात करने की मेरी हिम्मत नहीं है। कि मैं रोज काम करता था, रोज नाटक करना, रिहर्सल करना, शो करना, ट्रेनिंग लेना, ट्रेनिंग देना, फला टिमका। तो मेरी पहली फिल्म भी ऐसी ही थी। मेरा शो, ओपनिंग शो देखने के लिए आए थे गोविंद निलानी, जो भारतवर्ष की जो आर्ट फिल्म या कलात्मक फिल्म या पैरेलल सिनेमा के एक कर्णधार माने जाते हैं, जो बहुत बड़े गुरु हैं सिनेमा के। वो शो देखने आए थे और वो एक छोटी फिल्म की कास्टिंग कर रहे थे, और उन्हें एक नए लड़के की जरूरत थी। और उनको किसी ने कहा था कि जॉय सेनगुप्ता एक
अभिनेता है जो बम्बई में है अभी, वो अच्छा लगा और वो नाटक वैसे भी देखना चाहते थे, तो वो आ गए थे नाटक देखते। उन्होंने मुझे देखा और देख के उन्हें जो भी लगा, मैं उस नाटक के बाद चंडीगढ़ चला गया था वर्कशॉप लेने के लिए। मैं चंडीगढ़ में समर वर्कशॉप लेता था उन दिनों। हर गर्मी की छुट्टी में मैं चंडीगढ़ में जाता था और वहाँ पे वर्कशॉप लेता था। तो कहीं से उनको पता चला कि जॉय अभी यहाँ नहीं है, वो चंडीगढ़ में है। उन्होंने चंडीगढ़ में फोन किया पंजाब ड्रामा डिपार्टमेंट को, पंजाब यूनिवर्सिटी के ड्रामा डिपार्टमेंट को फोन किया कि जॉय सेनगुप्ता करके कोई एक्टर इस वक्त चंडीगढ़ में है, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए और उनसे हमें बात करवाइए। तो उन दिनों तो मोबाइल का उतना जमाना नहीं था। तो 97-98 की बात है। तो ऐसे करके मुझे ढूंढ निकाला और मैं बम्बई वापस आया, ऑडिशन दिए, फला दिए और मुझे मेरी पहली फिल्म मिली। मुंबई में टेलीविजन का काम भी मुझे थिएटर के जरिए मिला। ओके। मैं जब दिल्ली से, मैं दिल्ली का लड़का हूँ, दिल्ली से जब आया था मुझे कुछ नंबर दिए थे कुछ लोगों ने कि इनको फोन करके आप बात करना, इनसे इनसे गुफ्तगू करना, फला ढिमका। तो वैसे एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे जिनको मैंने फोन लगाया था, किसी ने फोन उठाया नहीं। जब किसी और को कहा कि मैं इनसे मिलना चाहता हूं तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप नंबर छोड़ दीजिए, कोई कॉल आया नहीं, कुछ नहीं आया। खैर, मैं मुंबई के पृथ्वी थिएटर में शो कर रहा था, शो किया मैंने, अच्छा शो था। घर गया, अगले दिन दोपहर को मेरा फोन बजा और वही डायरेक्टर प्रोड्यूसर जिसको मैं कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था उसकी आवाज थी। वो कहते हैं कि तुम जॉय सेनगुप्ता हो, मैंने कल शाम को तुम्हें पृथ्वी थिएटर में देखा इस नाटक में, कमाल है भाई, तुम इसी वक्त आके मुझसे मिलो। मैं गया उनसे मिलने के लिए, मुझे वहां सीरियल मिल गई। तो मेरा टीवी, मुंबई में टीवी का काम भी कुछ इस तरह से ही हुआ था। तो नाटक ने मुझे बहुत बचाया है, फंसाया भी है, क्योंकि कई फिल्म मुझे छोड़नी पड़ी नाटक के शोज के साथ क्लैश होते थे इसलिए, जिसके लिए मुझे कोई गिले शिकवे नहीं है। लेकिन वो भी है ना कि मैं नाटक के शो को कमिट कर दिया है और उसी दिन शूट है तो मैं शूट नहीं कर सकता। राइट ऐसे फिल्में भी छोड़ी है मैंने, सैक्रिफाइस किया है, और इसी का नाम अभिनेता की जिंदगी है, कुछ पाना और कुछ खोना। राइट राइट। सर आपने अपने लाइनों में एडिटिंग के बारे में बोला था कि काफी जी फिल्मों में काफी चीज एडिटिंग हो जाती है, एडिट हो जाती है। जी जी तो जी। ऐसा कभी आपके लाइफ में आया कि आपने जो आपको लगता है कि यार मैंने बेस्ट अपना रोल प्ले किया है, मैंने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है, बट आप जब मूवी देख रहे हो या एडिटिंग में देख रहे हो आप वो कट चुका है, ऐसा कभी हुआ है सर? आ, नहीं, ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने कमर्शियल फिल्में बहुत कम की है। ये सब कमर्शियल फिल्म का खेल है जहां पे एक जमाने में कोई बड़ा स्टार, बड़ा एक्टर किसी और अभिनेता के अच्छे अभिनय को दबाने के चक्कर में अपने क्लोजअप लगवा लेता था। मैं जब इस इंडस्ट्री में आया तब वो दौर थोड़ा धीरे धीरे खत्म हो गया था। तो एक्टर्स थोड़े से चौकन्ने हो गए थे कि भाई सबकी जरूरत है, सबको अच्छा काम करना, बैलेंस करना है। तो वो सारा खेल जो पहले होता था 1960, 70, 80 के दौर में, जब बड़ा स्टार जो है दूसरों को, कैरेक्टर को दबा देता था या उसका रोल कटवा देता था, वो बंद हो गया। हाँ, ये जरूर होता है, और ये डायरेक्टर के हाथ में, डायरेक्टर को जो शॉट पसंद है वो वही रखेगा। डायरेक्टर को अपनी फिल्म की पड़ी होगी तो वो फिल्म के लिए जो बेहतरी है वो करेगा। ये जरूरी नहीं है कि डायरेक्टर किसी से खुन्नस खा के कर रहा है, नहीं, वो फिल्म की बेहतरी के लिए करेगा और वो हमें एज एन एक्टर मान लेना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने कहा, सिनेमा एक्टर का मीडियम है भी और नहीं भी, ये डायरेक्टर की मीडियम। राइट डायरेक्टर तय करता है, डायरेक्टर तय करेगा कि मैं आमिर का लॉन्ग शॉट रखूंगा या आमिर का क्लोज रखूंगा, राइट आमिर का मिड रखूंगा या इनका क्लोज रखूंगा, ये डायरेक्टर तय करता है। कि उसके हिसाब से फिल्म का लैंग्वेज, फिल्म की जो भाषा है वो तैयार होती है डायरेक्टर के जरिए। एक्टर फिल्म की भाषा तैयार नहीं करता है, एक्टर तो सिर्फ अपना परफॉर्मेंस देता है। उसे पता भी नहीं है कि इस शॉट को लगाने के बाद कैसा लगेगा, या इस शॉट के साथ दूसरा शॉट जुड़ेगा तो कैसा लगेगा, उसे कुछ नहीं पता होता है। सिर्फ नाटक में आपको पता होता है, जब आप स्टेज पे होते हैं आपको पता होता है ये सीन मैं और मेरी ऑडियंस। लेकिन सिनेमा में सब कुछ पोस्ट प्रोडक्शन के बाद जब आपको दिखेगा तो पता लगेगा कितनी अच्छी फिल्म बनी है या कितनी बुरी फिल्म है। आपने तो अपना रोल सुन के आप खुश हो गए, आपने काम भी कर दिया, बाद में आप फिल्म देखते हैं कहते हैं अरे ये फिल्म तो कुछ बनी नहीं है, ये तो बड़ी बकवास फिल्म बनी है। उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आपने कुछ भी परफॉर्म किया हो, अगर फिल्म का डायरेक्टर के पास वो काबिलियत नहीं है कि अच्छी फिल्म बनाए तो आपका परफॉर्मेंस धरा का धरा रह जाएगा, कुछ उसका फायदा नहीं। तो, 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 सर आप थोड़ा सा डबिंग लाइन में आते हैं। आपने एक बहुत पॉपुलर कैरेक्टर था मार्वल का, कैप्टन अमेरिका, जी की आवाज आपने डब जी किया था। तो जी मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि कैसा लगा, क्या करना है, ये सब कुछ थे। जी जी पूरा जी। डबिंग का प्रोसेस बताइए सर, कैसे होता है, क्या होता है उसमें, कैसे वो लोग सिलेक्ट करते हैं कि आपको ही करना है ये डब इस कैरेक्टर की आवाज? देखिए, एक तो वॉइस टेस्ट होता है, वॉइस टेस्ट बहुत जरूरी है। दूसरा ये होता है कि कभी कभी
जो डायरेक्ट करते हैं डबिंग, उनको अंदाजा होता है कि इनके वॉइस के साथ उनका वॉइस जाएगा कि नहीं जाएगा, या ये अपने वॉइस को चेंज करके मैच कर सकते नहीं कर सकते। तो वो उनको ये अंदाजा होता है, तो वो बुलाते हैं, फिर वो आपसे करवाते हैं। पहले तो वॉइस टेस्ट करके, वॉइस सैंपल रहता है उनके पास, वो कहते हैं कि भाई इसकी आवाज जो है, इसमें एक पैनापन है, एक स्मार्टनेस है, एक लीडरशिप क्वालिटी है, समझ लो कैप्टन अमेरिका के लिए, तो इनको बुलाओ। फिर उनसे आपको बताया जाएगा कि कैरेक्टर ब्रीफ होता है, बहुत बड़ा ब्रीफ आता है। ये जो इंटरनेशनल फिल्म्स है ना, इनके कैरेक्टर ब्रीफ्स उनके प्रोडक्शन कंपनी से, वार्नर ब्रदर्स आपको ब्रीफ भेजते हैं। 10-10 पेज का ब्रीफ होता है, कैरेक्टर ब्रीफ, क्या क्या एक्टर ने क्या किया है, आपको क्या करना है, फला ढिमका। अब मजेदार चीज ये है कि एक्टर तो कर चुका है सब कुछ, ऑन स्क्रीन एक्टर कर चुका होता है, आपको उसको मैच करना है। अब उसको मैच तो करना है, लेकिन चूंकि ये डबिंग अब अलग भाषा में हो रही है, तो आपको अपने भाषा या अपने कल्चर का कुछ चीज भी उसमें घुसाना पड़ेगा। तो यानी कि अगर वो अमेरिकी टेक्निक या अमेरिकी स्टाइल में की हुई अभिनय है, जो अमेरिकी फिल्म के अमेरिकी स्टाइल में खप जाता है, इंडिया के कल्चर या इंडियन लोगों के लिए शायद वो पूरी तरह से ना खपे, उसमें शायद कुछ और आपको लाना पड़े। अगर वहां पे क्रिस इवंस उसको कम से कम करते हैं, भारतीय लोग शायद उसको थोड़ा ज्यादा से ज्यादा मांगेंगे, कम को ज्यादा करना पड़ेगा, यहाँ पे अपना है। दूसरा है हिंदी भाषा अंग्रेजी भाषा में एक फर्क है। अंग्रेजी में आधे एक लाइन में जैसे वन लाइनर्स बोलते हैं, बहुत कुछ कह देते हैं, हिंदी में हमें थोड़ा सा और ज्यादा उसको व्यक्त करना पड़ता है, थोड़ा उसमें ज्यादा शब्द चाहिए होता है। तो हिंदी में जब हम डब करते हैं, तो पहले तो वो उसका ट्रांसलेशन नहीं होता है, लाइंस के ट्रांसलेशन नहीं होते, उसको अपने तरीके से लिखे जाते हैं, मुहावरे अलग हो जाते हैं, उसके एक्सप्रेशन अलग हो जाते हैं, तो वो हमारा अपना होता है। फिर क्रिस इवांस के किए हुए एक्टिंग के का थोड़ा सा हिस्सा आप लेते हैं, और फिर अपने पर्सनैलिटी को थोड़ा सा डालते हैं, और कहीं उसका एक मिक्स हो जाता है। तो वो 70% आपको लेना पड़ेगा कि उसने जो है इसमें वो दुखी है, लेकिन दुख दुख को दबा के वो लीडर बन, तो वो उसने एक्टिंग में किया है। अब उसमें आपको अपना एक्सपीरियंस जोड़ना पड़ेगा, आपका दुख कैसा होगा, आप अपने दुख दबाएंगे तो उसमें कैसे आपका भाव निकलेगा। लेकिन ये सब कुछ आपको आवाज के लेवल पे करना। नॉर्मली जब आप कैमरे के लिए करेंगे तो ये सब कुछ काम कर रहा होगा, आपका फेस, आपकी बॉडी लैंग्वेज सब आ जाता है, लेकिन डबिंग में ये सब कुछ आपको अपनी आवाज से प्रोजेक्ट करना, मतलब जो आवाज में है वही है। यानी कि आप आंख बंद करके सुनेंगे तो सिर्फ आवाज सुन के आपको पता चलना चाहिए कि आदमी क्या सोच रहा है, ये आदमी क्या करने वाला है, फला ढिमका। तो ये चीज दिमाग में रखनी होती है कि आवाज ही सब कुछ है, इसमें हमारा एक्सप्रेशन या बॉडी लैंग्वेज नहीं आ रहा है, वो कर दिया उस जिसने करना है, हमको आवाज को उसके बॉडी लैंग्वेज उसके एक्सप्रेशन से मैच कर। सर एक और सवाल है, ये मेरा पर्सनल सवाल है, दो सवाल है, मैं पहला पूछता हूँ जी आपसे। जब जी आप डबिंग करते हो कोई भी फिल्म जी की, कोई एंड गेम के लिए आपने डब किया था, तो जी हम लोग जब रिलीज होते हैं तब देखते हैं मूवी, आप क्या पहले मूवी जी। देख लेते हो? जब रिलीज होने के पहले जब डबिंग प्रोसेस होता है उस वक्त पूरा नहीं मूवी चलता है, आप देखते हो? नहीं, कुछ सिर्फ हमारे टुकड़े भेजे जाते हैं, और वो भी अ, बड़े ही फीके तरीके से भेजे जाते हैं, क्योंकि वो नहीं तो वो पायरेट हो सकता है, वो कॉपी हो सकती है, तो उसके ऊपर स्टिकर लगा होता है ऐसा कभी कभी, अब पूरा सीन भी नहीं दिखता है, सिर्फ आपको आवाज सुनाई देती है और थोड़ा सा विजुअल दिखता है आपको, उस पर आप करते हो। क्योंकि ये लोग जो ये इंटरनेशनल कंपनीज हैं, ये बड़ा बहुत एहतियात बरतते हैं, क्योंकि कहीं अगर कॉपी कर दिया सीन आपने, किसी ने अपने फोन पे कॉपी मार कर लिया, आज तो फोन फोन होता है, वीडियो की जरूरत नहीं है, कॉपी फोन में मार लिया, कॉपी करके आपने बाजार में छोड़ दिया, उसका ग्लिम्स छोड़ दिया यूट्यूब पे, और पैसा कमाने लगे, तो इसलिए उस पे भी स्टिकर ऐसे करके लगा होता है, जिसमें आपको क्लियर नहीं दिखता है, बस उतना ही दिखता है और आवाज सुनाई देती है, उसके बलबूते पे आपको करना पड़ता है। लेकिन ब्रीफिंग होती है, आपके पास इतना बड़ा स्क्रिप्ट होता है, उससे पहले कैरेक्टर ब्रीफ होता है, सब डिटेल्स होते हैं पूरा का पूरा। ओके ओके। सर बहुत लोगों को डबिंग आर्टिस्ट बनना है उनको, लेकिन समझ में नहीं आता जी करियर आगे कैसे लेके जाए। तो मेरा पहला सवाल है कि अगर किसी को डबिंग आर्टिस्ट बनना है तो आप थोड़ा मॉनेटरी वे में बता सकते हो सर कि कितना एक इंडिविजुअल कमा सकता है अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो, बीइंग अ डबिंग आर्टिस्ट? देखिए, वॉइस आर्टिस्ट बहुत कमा सकता है, जो वॉइस आर्टिस्ट होता है एड्स में जो वॉइस ओवर होते हैं, है ना,
और जैसे वॉइस आर्टिस्ट जो है अलग अलग किरदारों को वॉइस देता है, कभी तेंदुलकर को वॉइस देता है, कभी विराट कोहली को वॉइस देता है, कि वो लोग अपनी डबिंग नहीं करते। तो एड वगैरह में वॉइस आर्टिस्ट जो है काफी कमाता है। वो एक दिन में 10-20 हजार कमा सकता है आराम से। आराम से। डबिंग आर्टिस्ट में उतना नहीं मिलता है, एक बजट होता है पूरी फिल्म का, उसके हिसाब से कुछ फिल्म का बजट कम होता है, कुछ फिल्म का बजट ज्यादा होता है। जैसे जब मार्वल ने शुरू किया था तो शुरू में बजट कम था उनका, वॉइस आर्टिस्ट के लिए डबिंग के लिए कम था। धीरे धीरे जब उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई, इंडिया से रेवेन्यू ज्यादा आने लगा, तो उन्होंने उसका भी बढ़ा दिया। लेकिन ये जरूर है कि आप अगर अच्छी डबिंग वगैरह करते हो तो एक फिल्म में एक वॉइसिंग आपको हो सकता है एक दिन में हो जाए आपका। एक दिन मतलब 4 घंटे में, 5 घंटे में, 6 घंटे में। तो ऐसे 4-5-6 घंटे के काम में आप 15-20 हजार आप तो वैसे ही मतलब एक आम डबिंग आर्टिस्ट भी कमा लेगा। 2 दिन का काम किया तो 30 हजार तक आप आराम से कमा लोगे इस तरह से। तो वो डबिंग में इतना। लेकिन वॉइस आर्टिस्ट जो है वो कहीं ज्यादा कमा। वॉइस आर्टिस्ट आधा घंटा 1 घंटे एड में वॉइस देके 10-15-20 हजार लेके चला जा सकता है। तो वॉइस आर्टिस्ट के लिए तो बहुत कमाई है। और रेगुलर जो डबिंग कर, जो समझ लो, मैं तो चूंकि मैं बाकी जगह एक्टिंग करता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता इस करने का। लेकिन जो रेगुलर डबिंग करते हैं, जो समझ लो महीने में 15-20 दिन वो डबिंग ही करते हैं, तो उनका अगर आप रेट लगा लो कि वो दिन में 10 हजार तक तो कमा ही लेंगे वो, तो 20 दिन में आप सोच लो उनकी तो ठीक ठाक कमाई हो ही जाती है ना। मतलब ये करियर में जा तो सकते हैं जो लोग को जाना है। आराम से जा सकता है, आराम से जा सकता है। वॉइसिंग से आदमी आराम से कमा सकता है, उसमें कोई टेंशन है ही नहीं। मतलब महीने में आपका 1.5, 2, 3 लाख तक आप कमा सकते हो अगर आप रेगुलर का। या गुड है ना। या यस सर। सो अब आते हैं सर थोड़ा कंपैरिजन में सर। सर जी बॉलीवुड में और टॉलीवुड में क्या डिफरेंस है और उनके प्रोफेशनलिज्म में क्या फर्क है, आप जब दोनों के सेट पे काम करते हो तो? जी। देखिए, अभी के बॉलीवुड और आज से 20 साल पहले के बॉलीवुड में भी बहुत फर्क है। आज से 20 साल पहले के बॉलीवुड थोड़ा सा इनडिसिप्लिन हुआ करता, बहुत सारे कोई पेपर वर्क नहीं होता था, बहुत सारी चीजें जुबानी होती थी, पैसा टेबल पे रखते थे और उसी पे काम होता था। फिर इंडस्ट्री का कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ। इंडस्ट्री का कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ तो उसमें थोड़ा बहुत फर्क आया। फर्क ये आया कि कॉर्पोरेट्स को पेपर वर्क चाहिए, हर चीज उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पे चाहिए, हर चीज उन्हें सिस्टम वाइज चाहिए। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके, क्रिएटिव डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट, फला ढिमका। तो इन चीजों का एक रेगुलेशन होने लगा। और चूंकि इन चीजों का रेगुलेशन होने लगा, इसीलिए क्या हुआ कि बॉलीवुड भी थोड़ा सिस्टमेटिक हो गया। जब बॉलीवुड ने कॉर्पोरेट से पैसा लेना शुरू किया, पहले क्या था कि प्राइवेट बिजनेसमैन या प्राइवेट इन्वेस्टर से पैसा होता था, तो उनके मन मर्जी के हिसाब से होता था कि ऐसे कास्टिंग कर ले काका, इनको ले ले काके, और इतना ले ले बेटा, वो मतलब मुंह जुबानी होता था, पसंद नहीं आया, पसंद आया। वो कॉर्पोरेट में तो ये कोई एक बंदा तो नहीं होता है, अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग जगह से रिक्विजिशन होती है, अलग जगह से फंड फ्लो होता है, उसके प्रॉफिट एंड लॉस होता है, सब कुछ का मूल्यांकन होता है, ब्रांडिंग होती है। तो फिर उसके अंदर घुसने लगे दूसरे तरह के प्रोफेशनल्स, जो मैनेज करते हैं, जो कंट्रोल करते हैं, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, फला है ढिमका है। इनके होने से दो चीजें हो, एक तो डिसिप्लिन तो आ गया, एक सिस्टमैटिक हो गया, पेमेंट का सिस्टम हो या काम की डिलीवरी का सिस्टम हो, वो सब चीजों में एक नियंत्रण हो गया। बहुत सारे उन्होंने इंटरनेशनल या वेस्टर्न वहां पे जो काम हो रहा है या जो सिस्टम है, उन चीजों को अडॉप्ट करना शुरू किया। जैसे हम लोग का कॉल शीट बनता है बॉलीवुड में अभी, जिसमें हर एक सीन का, हर एक का टाइम लिखा होता है, किस वक्त शूट होगा, कहाँ पे शूट होगा, आज के दिन का वेदर क्या होगा, हम लोग कहाँ कर रहे हैं, कितने देर तक कर रहे हैं, सब लिखा होता है। एक एक्टर को सब पता होता है। ये कॉर्पोरेट। इसका एक नुकसान भी होता है, पहले जब सिनेमा बनती थी उसमें दिल बहुत इस्तेमाल होता, दिल से लोग बनाते थे। अभी जो है वो दिमाग से होता है, वो स्मार्टनेस से होता है, वो बहुत कुछ आपकी ब्रांडिंग के लेवल पे होता है कि ये ब्रांड जो है 100 करोड़ का ब्रांड है, इसमें हम 80 लगाएंगे तो 20 करोड़ का प्रॉफिट ऑन पेपर है, इस तरह से सोचते हैं। पहले ऐसे नहीं सोचते थे। पहले मुगले आजम बनाना है तो दिल से बनाना है, मदर इंडिया बनाना है तो दिल से बनाना है, आवारा या प्यासा बनाना है तो दिल से बनाना है। इसमें ब्रांडिंग नहीं है कि इनको लिया तो ये ब्रांडिंग है, उनको लिया तो ये है, फलाने, कुछ नहीं। तो दिल थोड़ा सा कम हो गया, दिमाग थोड़ा ज्यादा हो गया। लेकिन सिस्टम जो है वो सिस्टमैटिक हो गया। पहले मूड के ऊपर बहुत कुछ होता था,
ये मूड से ज्यादा सिस्टम के ऊपर हो गया। तो अभी का बॉलीवुड और पहले बॉलीवुड में फर्क है। जहां तक टॉलीवुड का सवाल है तो वहां का काम जो है, एक तो इंडस्ट्री बहुत छोटी है क्योंकि वो रीजनल है, उसके देखने वाले जो हैं वो या तो बंगाल में है, कुछ जो बंगाल से बाहर बंगाली रहते हैं, मतलब ग्लोबली रहते हैं, वो देखते हैं, कुछ बांग्लादेश में देखते हैं। लेकिन मार्केट बहुत छोटा है, इसलिए बजट बहुत छोटा है। आ, आप जिनके लिए बना रहे उन, वो मार्केट बहुत छोटी है। राइट। तो वहां पे एक चीज अच्छी है कि पर्सनल फिल्में बहुत बनती है। बॉलीवुड में पर्सनल फिल्म कम बनती है। ज्यादातर फिल्में जो है वो मास को दिमाग में रख के, कि बिजनेस को दिमाग में रख के बनाई जाती है। टॉलीवुड में चूंकि बिजनेस उतना होता नहीं है क्योंकि मार्केट इतना छोटा है, तो बिजनेस को मद्देनजर ना रखे वो कई बार कहानी को मद्देनजर रखते हैं। वो कई बार साहित्य से कहानी उठाते हैं और वो फिल्म को बनाते हैं, बड़े पर्सनली बनाते हैं। लेकिन काम के स्टाइल में बहुत फर्क है। चूंकि मैंने कहा कि वो इंडस्ट्री नहीं है, मार्केट बहुत छोटा है, तो वो डिसिप्लिन या वो सिस्टम यहाँ पे है ही नहीं। यहाँ दिल से बहुत कुछ होता है, लेकिन दिल के साथ वो सिस्टम जो है बहुत कम है। सिस्टम ना होने से काफी सारा जो है केओस में कई बार काम होता है। काम होते होते निकल जाता है काम, लेकिन होते होते निकल जाता है। वो डिसिप्लिन अगर बॉलीवुड वाली या साउथ वाली डिसिप्लिन आ जाए, रेवेन्यू भले ही ना आए लेकिन वो डिसिप्लिन आ जाए, तो टॉलीवुड का काम अव्वल दर्जे का होगा, क्योंकि दिल तो है, बनाते दिल से है, साहित्य की समझ है, ठीक है, और फिल्म को थोड़ा पर्सनली बनाते हैं। और उसके साथ अगर सिस्टम आ जाए ना, तो काम में मजा आ जाएगा। लेकिन वो सिस्टम ना होने के कारण टॉलीवुड में अभी भी काम जो है वो बड़ा ही केओटिक तरीके से, जिसे कहते हैं ऊपर की दुआ से बन जाती है। राइट राइट। सो सर, आखिरी सवाल में आते हैं। सो जी आपको एक फिल्म के लिए काफी अप्रिसिएशन मिला था और लोगों ने बहुत ही आपके परफॉर्मेंस को बहुत ही वाह वाह आपने बतौरे थे उस फिल्म के लिए। वो फिल्म का नाम था हेट स्टोरी। आपने जी बहुत ही शानदार काम किया था वो फिल्म में। तो उस जी फिल्म जी के बारे में बताइए सर, वो कन्विंसली जो आप प्रेजेंट करते हो स्क्रीन में वो जी कैसे जी होता है, जी उसके बैकग्राउंड का प्रोसेस क्या है, उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। जी। देखिए, एक्टिंग में तीन चीज की जरूरत होती है। एक है टैलेंट, एक है टेक्निक, और लेकिन तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपकी जिंदगी और लोगों की समझ। वो कहां से आता है? वो एक्सपीरियंस से आता है, और वो आपके अंदर की काबिलियत लोगों को देख के समझने की, जिंदगी को महसूस करने की समझ। अगर एक आदमी ऐसे जी रहा है तो कोई कैरेक्टर को नहीं कर पाएगा ठीक से। नहीं। वो फिल्मों में जो देखेगा उसी को करेगा, क्योंकि वो आसपास नहीं देख रहा है, वो आसपास की जिंदगी को नहीं टटोल रहा है। तो एक चरित्र की क्या क्या कठिनाइयां हैं, वो किन किन प्रेशर से गुजरता है, उसकी चाहत क्या है और क्यों है और कहां से आती है, और उसके लिए वो क्या खोने को राजी है और क्या पाने को राजी है, ये सारी चीजों को अगर समझ पाएगा, तो फिर वो अपने आप को उस चरित्र में ढाल पाएगा। और एक बार आपने चरित्र में ढाल दिया, तो चरित्र अगर कूदता है तो कूदोगे, फिसलता है तो फिसलोगे, कटता है तो कटोगे। तो ये तो आपकी अपनी कन्विक्शन हो जाती है। तो जैसे मेरा हेट स्टोरी में जो चरित्र था वो बहुत ही प्रेशर में रहता था। उसकी उसकी अपनी जो जिंदगी है, शादीशुदा जिंदगी, वो एक विफल जिंदगी है। वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड था अपनी पर्सनल जिंदगी में, और उसके अंदर एक पुरुष होने के कई सारे जो डिजायर थे, लेकिन वो कभी पूरे नहीं होते थे पूरी तरह से। और अचानक एक मिडिल एज आदमी, जिसकी शादी जो है व्यर्थ है, जिसका रिश्ता पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है, अचानक एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सेक्सी कोई औरत जो है, जो उसके उसके लिमिट से कहीं ऊपर, कहीं ज्यादा, जो वो सपने में भी नहीं सोचता, वो आके कहीं उससे दोस्ती करे और उसको एहसास कराए कि वो बहुत बेहतरीन मर्द है। तो उसके अंदर क्या होगा? आप आज ही सोच लीजिए कि हम लोग इंस्टा में होते हैं, फेसबुक में होते हैं, और कई तरह की लड़कियों की हम लोग तस्वीर वगैरह देखते हैं, कई तरह के लोगों के देखते हैं, और उसमें बहुत, जिनको हम देखते हैं और उनके कमेंट्स डालते हैं ये सोचकर कि अरे अरे उन तक पहुंचेगी, वो तो हमारे लीग से कहीं दूर है। लेकिन उन्हीं में से कोई लड़की अगर आपको पलट के जवाब दे, पर्सनल डीएम करे, आपसे बातचीत करना शुरू करे, आप फूला नहीं समाएंगे। आप धीरे धीरे आप अपना आपा खोएंगे, और बाद में वो अपने दोस्ती कर ले, उसके लिए आप बहुत कुछ करने को तैयार होंगे। वो बाद में आपसे कहे कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, शायद आप वो देने को तैयार हो जाएंगे। तो आप अपना जो है संतुलन दिमागी खो बैठते हैं, जब आपके अंदर अंदर के जो जो चाहत होती है ना, वो जब लपक के बाहर आता है, तो आपका संतुलन होते हैं। तो ऐसा चरित्र था जो संतुलित चरित्र था, लेकिन संतुलन खो बैठता है और उसके कारण अपनी जिंदगी खो बैठता
कहीं ना कहीं इस तरह के मूवी भी आप लोग को मैसेज देते हैं, लेकिन आप समझ नहीं पाते हो। मूवी में आप कुछ और ही देखते हो मूवीज में। जी 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 जी, वो तो है ही है। राइट। चलिए सर, एंड करते हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू एंड करने के पहले आप जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, जिनको एक्टिंग करना है, जी। जिनको फिल्मों में आना है, उनको आप क्या बोलोगे, किस तरह से उनको कोशिश करना चाहिए? देखिए, कोशिश से नहीं होती है। एक तो आपको समझ होनी चाहिए ये कि आपके अंदर वो टैलेंट है या नहीं। वो समझ तो आप ही बिल्ड कर सकते हैं ना कि वो बीज है ये है कि नहीं आपके अंदर। अगर वो बीज नहीं है तो आप पानी क्या डालोगे उसमें? पानी डालोगे भी तो कुछ नहीं होगा। बीज होगा तो पानी डालोगे तो पेड़ बनेगा। तो अगर टैलेंट है तो उस पर काम करना पड़ेगा। सिर्फ टैलेंट से कुछ नहीं होता है। सचिन तेंदुलकर टैलेंट लेके पैदा होता है, लेकिन वो जो कोचिंग में सीखता है और फिर वो जो ट्रेनिंग लेता है, रोज जो ट्रेनिंग करता है, फिर जो प्रैक्टिस करता है, फिर जो मैच प्रैक्टिस करता है, फिर वो मैच में जाके उसको अप्लाई करता है। तो इतनी मशक्कत के बाद सचिन तेंदुलकर जाके शोएब अख्तर को बाउंड्री मारता है। और हमें लगता है कि वो बाउंड्री सब कुछ है। राइट। बाउंड्री कुछ भी नहीं है। 8 साल की उम्र से सचिन तेंदुलकर जो कोचिंग लेता है, जो प्रैक्टिस करता है, जो जूनियर लेवल पे खेलता है, फिर सीनियर लेवल पे खेलता है, जो सैक्रिफाइस करता है, वो इतना सैक्रिफाइस करता है अपनी बचपन की जिंदगी, अपना स्कूल, अपना सब कुछ, सिर्फ उसके लिए। तब जाके वो सच। तो अभिनय या कोई कला में भी तो सेम चीज है ना। आपको अपने अंदर के टैलेंट को पहचानना होगा, या आपके पेरेंट्स या आपके इर्द गिर्द लोगों को पहचानना होगा। फिर उस पर आपको पानी डालना होगा, मतलब शिक्षण प्रशिक्षण। फिर जो मैंने कहा, जिंदगी को समझना, देखना, किरदारों को देखना समझना। किरदार कहाँ से आते हैं? जिंदगी से आते हैं ना। तो उनको भांपना पड़ेगा ये सब। और घर में बैठ के कोई एक्टर नहीं होता है, इसलिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चाहे आप वर्कशॉप करें, चाहे आप खुद नरेट करें, किताबें जोर जोर से पढ़ें, नाटक जोर जोर से पढ़ें। खुद को कंटिन्यूअस प्रैक्टिस में आपको रखना पड़ेगा, ताकि अगर आपको कोई ऑडिशन मिले तो उस ऑडिशन को आप बेहतर तरीके से कर पाओ। नहीं तो क्या होगा, दिमाग में है कि मैं ये करूंगा, लेकिन ये करते वक्त नहीं होगा ना, आपके मसल जवाब नहीं देगी। तो समझ आपके टैलेंट की, उस पर टेक्निक ऐड करना जो आपका प्रशिक्षण है, जिंदगी को देखना, भापना, और निरंतर निरंतर प्रैक्टिस करते रहना। तब जाके आप, जब मौका मिलेगा तो मौके पे चौका या छक्का लगेगा। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। सो थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग हियर। आपने बहुत लोगों को बहुत थैंक मोटिवेट यू। किया, इंस्पायर किया, और आप ऐसे ऐसे ही एंटरटेन करते रहिए हम लोग को, और हम लोग आपको देखते रहेंगे। आप लोग जी जी जी। सब आपको बहुत पसंद करते हैं। एंड आप बहुत ही, जब स्क्रीन में आते हो तो एक प्रेजेंस आप छोड़ के जाते हो, कि जोरदार जो प्रेजेंस बोलते हैं। तो इसलिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। एंड थैंक यू सो मच फॉर द इंटरव्यू सर। बाय बाय। बेस्ट हैव ऑफ लक। बाय। अ